सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्लभ रोग अर्थात रेयर डिजीज के विषय में और समझेंगे कि रेयर डिजीज क्या होती हैं, क्यों चर्चा में बनी हुई हैं, इनके लिए क्राउड फंडिंग का विचार कहां से आया है, क्राउड फंडिंग क्या होती है, कैसे क्राउड फंडिंग से जो रेयर डिजीज हैं अर्थात दुर्लभ रोग हैं उनका सामना किया जा सकता है। आइए हम इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है जो दुर्लभ रोग, इसी को हम समझते हैं। दुर्लभ रोग से तात्पर्य ऐसे रोग से है जिसका इलाज अभी संभव नहीं है या फिर जिससे ग्रसित होने पर किसी व्यक्ति के ठीक होने की संभावना कम है। आगे इसकी मैं और परिभाषाएं बताऊंगा, लेकिन यहां पर अभी समझ लीजिए कि दुर्लभ रोगों से तात्पर्य उस रोग से है जिससे कोई व्यक्ति अगर जो है कि बीमार हो जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना कम है या फिर उसकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसके सही होने की संभावना कम है, क्योंकि ऐसे जो रोग हैं इनका ना अभी इलाज बहुत ज़्यादा हो पाया है और ना ही इसके लिए जो हमारा मेडिकल का सेक्टर है वो बहुत डेवलप हो पाया। अर्थात ऐसे जो केसेस होते हैं वह रेयर होते हैं। कई हजार लोगों में एकाध ऐसे लोग मिलते हैं जो कि दुर्लभ रोग से संक्रमित होते हैं, ग्रसित होते हैं और इनका जो जीवन होता है काफ़ी कष्टदायक होता है। तो ऐसे ही रोगों को बोला जाता है दुर्लभ रोग, जिनका इलाज वर्तमान समय में जो हमारी हॉस्पिटलिटी है अर्थात जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसके द्वारा नहीं किया जा पा रहा। तो इसको थोड़ा सा हम बेसिक से समझते हैं। पिछले साल स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति को प्रकाशित किया था। ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी। 2018 में एक समिति का इसके लिए गठन किया गया था ताकि वह समीक्षा कर सके और फाइनली 2020 में इसको प्रकाशित किया गया। यह इस समय जो दुनिया में अगर हम देखा जाए तो लगभग 7 से 8 हजार ऐसे रोग हैं जिनमें दुर्लभ रोग माना जाता है। ऐसे नए रोग जो है कि नियमित हमारे सामने आ रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और ऐसी बीमारियों को हम इसमें रखते हैं। इन दुर्लभ बीमारियों में से 80% जो दुर्लभ बीमारियां हैं मूल रूप से आनुवांशिक होती हैं अर्थात जेनेटिक होती हैं अर्थात पेरेंट्स के माध्यम से आती हैं। इसलिए बच्चों पर इसका जो इंपैक्ट होता है काफी निगेटिव होता है। इसमें से कुछ अगर बीमारियों को हम देखें तो जैसे है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे ही एक है हंटिंगटन्स रोग जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ऐसे ही है एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मांसपेशियों को कमजोर करता है और व्यक्ति जो है कि व्हीलचेयर का शिकार हो जाता है। दुर्लभ रोगों को सार्वभौमिक रूप से कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में दुर्लभ बीमारियों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात एक बीमारी किसी देश में दुर्लभ हो सकती है और दूसरे देश में नहीं हो सकती। कारण यह है कि हर जगह अलग अलग कैटेगरी के दुर्लभ रोग हमें देखने को मिल रहे हैं और कहीं पर उसका इलाज जो है कि किसी का हो जा रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा। हालांकि परिभाषाओं में सामान्य विचार मुख्य रूप से यह है कि वह बीमारी की व्यापकता होती है, चिकित्सीय विकल्पों की तीव्रता और उनकी उपलब्धता के हिसाब से। अर्थात वह जो बीमारी है वह कितनी व्यापक है, उसके लिए चिकित्सकीय विकल्प कितने ज़्यादा हैं या फिर उनकी जो तीव्रता है या उनके लिए जो उपचार हैं उसकी उपलब्धता कितनी है। इन आधारों पर हम क्या करते हैं, एक दुर्लभ रोग का हम क्राइटेरिया बनाते हैं। और जब हम देखते हैं कि कोई बीमारी ऐसी है जो कम लोगों में हो रही है लेकिन जिसका इलाज अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिससे बीमार होने पर व्यक्ति को लंबे समय तक जो है कि
वो अपने अच्छे जो जीवन गुणवत्ता है उससे वंचित हो जाता है, तो ऐसे रोगों को हर देश में दुर्लभ रोग या रेयर डिजीज की कैटेगरी में डाला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्लभ बीमारी एक घातक बीमारी होती है जिससे कोई व्यक्ति जीवन भर इन रोगों से ग्रसित रहता है। प्रति 1000 या इससे कम व्यक्ति जो इससे ग्रसित होते हैं दुर्लभ रोग की श्रेणी में आते हैं। अर्थात प्रति 1000 पर सामान्यतः हम मान सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वह दुर्लभ रोग से ग्रसित हो सकता है। यह जो सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों की ठीक ढंग से कोई परिभाषा नहीं है, और साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों के लिए जो आंकड़े हैं वह बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों के अभाव में यह भी जानना मुश्किल है कि भारत में इस बीमारी से पीड़ित कितने लोग हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों की वजह से होती है, क्योंकि इसका हम डेटाबेस अभी बहुत मजबूत या तैयार नहीं कर पाए। लेकिन जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अगर हम बात करें तो देश की जनसंख्या का लगभग 6 से 8% जो लोग हैं वह दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि भारत में 72 से लेकर 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि भारत को स्वयं ऐसे आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करना होगा, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है, जिससे इस बीमारी की, इस प्रकार की बीमारियों की गंभीरता को समझा जा सके। लेकिन अगर हम समझें तो 72 से लेकर 96 मिलियन जनसंख्या आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है। अब यह जो दुर्लभ बीमारियां हैं, इनमें से जो जैसे हैं ये हीमोफीलिया से जुड़ी होती हैं, थैलेसीमिया से जुड़ी होती हैं, या फिर सिकल सेल डिजीज से जुड़ी होती हैं, एनीमिया से जुड़ी होती हैं, और यह जो बच्चों के प्राथमिक इम्यूनो की कमी अर्थात जो उनकी प्रतिरक्षा तंत्र की कमी से जुड़ी होती हैं, ये जो है लिसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर से जुड़ी होती हैं, कई तरह से जुड़ी होती हैं। और ये सभी जो आपके नाम लिखे जाते हैं ये किस में आते हैं? रेयर डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। अब जो हमने राष्ट्रीय दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2020 जो अपनाया है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इसको समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि आखिर ये इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। इसमें यह जो उद्देश्य राष्ट्रीय नीति है 2020 जो दुर्लभ रोगों के लिए अपनाई गई है, इसमें पहला जो उद्देश्य रखा गया है कि दुर्लभ रोगों की एक सूची बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बनाई जाएगी, बनी नहीं है, जिसका जो संधारण जो है कि जिसको बनाया जाएगा ICMR के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको बनाया जाएगा। इस नीति के अनुसार ये दुर्लभ रोग वह कहे जाएंगे जो या तो आनुवांशिक हों, जैसे या फिर कैंसर से जुड़े रोग हों, या फिर संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग हों, या फिर ऐसे रोग हों जिससे बॉडी में जो है कि क्षय होता है, जो है कि उससे शरीर में कमी आती है, अर्थात मांस वगैरह गलने लगता है। तो ऐसे रोगों को इसमें रखा जाएगा जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। आपने सुना होगा जो क्षयकारी रोग हैं इसके विषय में। तो राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो दुर्लभ रोग एक ही बार में उपचार में ठीक हो सकता है, उसके लिए ग्रस्त रोगी को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो हो सकता है अपना इलाज करा के ठीक हो सके। लेकिन यह जो फायदा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख रुपए मिलने का, वह तभी मिलेगा जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होगा। जो दुर्लभ रोग हैं इनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है इस नीति के अनुसार। वह रोग जिसमें एक बार में उपचार से लाभ हो सकता है, जैसे अस्थि से जुड़े अस्थियों का कमजोर होना, या जो प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने वाले रोग। दूसरा वह रोग जो लंबे उपचार की जिसमें आवश्यकता होती है लेकिन खर्च इसमें कम होता है। वह रोग जिसका उपचार लंबा चलता है, साथ ही व्यय भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे रोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। इस नीति के तहत कुछ विशेष चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ बीमारियों के लिए क्या किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, जैसे एम्स नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, किंग एडवर्ड मेडिकल अस्पताल मुंबई, और 4 अन्य जो है कि संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा। हर्लस सिंड्रोम, गोचर रोग, बोलमन रोग जैसी कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए वार्षिक उपचार का जो खर्च है वह 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ऐसी बीमारियों के लिए दान और जो कॉर्पोरेट फंडिंग बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा, और यहीं से निकल के आया है क्राउड फंडिंग का विचार, जिसका मैं बहुत आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये हमारी जो राष्ट्रीय नीति है 2020 में, उसी में क्राउड फंडिंग का विचार
विचार छुपा हुआ है। इस नीति में यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर मंत्रालय सलाहकार समिति, अंतर मंत्रालय का मतलब है कि सभी मंत्रालय जो इससे जुड़े हो सकते हैं, जिनका सहयोग जरूरी है, उन मंत्रालयों से मिलाकर एक जो है कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी मंत्रालयों से जुड़े हुए लोग हों, और इस समिति का जो नेतृत्व किया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और यह सभी मंत्रालय मिलकर यह डिसाइड करेंगे कि आखिर ये जो दुर्लभ रोग हैं वह किसी अलग, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, हो सकता है कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे सेक्टर हो जिसके वजह से कोई दुर्लभ रोग होता हो, इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उससे, तो इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर क्या किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए समिति क्या करेगी, विचार करेगी। इस नीति का उद्देश्य एक प्रशासनिक समिति का गठन भी करना है जो यह निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देशों का विकास करेगी कि किन दुर्लभ बीमारियों का वित्त पोषण सरकार के द्वारा किया जाए, किसका नहीं। आने वाले समय में हमें दुर्लभ रोगों के विषय में जो है कि कई तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। प्रश्न है कि आखिर इस नीति की आवश्यकता क्यों थी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी देश की यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ रखे, और उसी के साथ साथ हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का जो अधिकार मिला हुआ है उसमें सरकार जो है कि यह कहा गया है, राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है कि सरकार क्या करेगा, इसके लिए प्रयास करेगा। और इसी के संदर्भ में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि जो फ्रेश एयर का जो अधिकार है या स्वच्छ वाटर, फ्रेश वाटर का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में आता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो 21 की जो व्याख्या है काफी विस्तृत होती है, और इसी के तहत राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन प्रदान करे आर्टिकल 21 के तहत। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार की जिम्मेदारी। इसी तरह डीपीएसपी आर्टिकल 38 और 47 में भी जो है कि इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, और इसी के तहत जो है कि इस राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया। जो रोग दुर्लभ हैं उनसे ग्रस्त रोगी भी दुर्लभ होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई कंपनी इनके लिए दवा बनाए तो बहुत कम मात्रा में बनाती है, अतः आवश्यकता ऐसी दवा कंपनियों की है जो पोषण कर सके। इसको थोड़ा सा अलग तरह से हम लोग सोचते हैं कि अब देखिए जो दुर्लभ रोग हैं, तो दुर्लभ रोगों का चूंकि इनको प्रयोग करने वाले क्या है कि जो कंपनियां हैं वह उन्हीं दवाओं का निर्माण करती हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो चूंकि यह जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं ये कम मात्रा में दवा बनाएंगी, अधिक से अधिक पैसा बनाने का प्रयास करेंगे, उनका दाम बहुत ज़्यादा होगा, तो आवश्यक है कि सरकार क्या करे, उच्च मूल्य रखने से उन्हें रोकने के लिए एक जो है कि रेगुलेटिंग सिस्टम का विकास करे, जिससे कई बार यह देखा गया है कि जो बीमारियां हैं उनकी इलाज हो सकता है लेकिन वह इतना महंगा है क्योंकि वह कम दवाइयां बनाई जाती हैं, एक दो कंपनियां बनाती हैं और अपने मनमाफिक बेचती हैं। तो इससे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य है उसमें इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि ये सच है कि दुर्लभ रोग हजारों में से एक व्यक्ति को ही होता है, परंतु उस आदमी का जीवन का भी अपना क्या है, एक मोल है, और उसको लेकर राष्ट्रीय नीति में जो है कि अपनी जो है कि चिंता प्रकट की गई है। प्रयास यह किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की जिम्मेदारी है इसमें दुर्लभ रोगों को भी और मजबूती से शामिल किया जाए। आपको पता है कि यह जो कि राज्यों का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार को चाहिए कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों के संदर्भ में वह दुर्लभ बीमारियों की जांच और रोकथाम की दिशा निर्देशों को सामने लाए, राज्यों को प्रोत्साहित करे, उनको धन उपलब्ध करवाए, जिससे यहाँ पर केंद्र और राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डाल सकें, लोगों का जो जीवन है वह दोनों के केंद्र में रहे। वहीं जांच को एक निवारक उपाय के रूप में विशेष बल दिया गया है, जबकि जांच कब कैसे होगी इसका उल्लेख नहीं किया गया है और न यह बताया गया है कि जांच की प्रक्रिया कैसे लागू होगी, अर्थात यह जो हमारी पॉलिसी थी उसके कुछ ड्रॉबैक थे। प्रश्न आएगा कि ये जो नीति है इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर के रूप में दुर्लभ बीमारी, दुर्लभ रोग एक जटिल मुद्दा है और इसका क्या है कि अभी इससे संबंधित
संबंधित जो चिकित्सीय या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका अभी अभाव है। अर्थात चूंकि ये बीमारियां कम आती हैं, इस पर रिसर्च कम होते हैं, डॉक्टर्स कम ध्यान देते हैं, कंपनियां कम ध्यान देती हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए संगठन कम ध्यान देते हैं। इसके कारण इनका जो प्रसार है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और नित्य नए दुर्लभ रोग हम देखने को हमें मिल रहा है। केवल कुछ ही दुर्लभ रोगों के बारे में जो अभी चिकित्सीय अनुसंधान होते हैं, जबकि कई दुर्लभ रोग अभी भी क्या हैं जो कि सोच से परे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दुर्लभ रोगों की पहचान की भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। दुर्लभ रोगों की पहचान करने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो नैदानिक तौर तरीकों का जो प्रभाव है या जो चिकित्सकीय जो प्रयास हैं वो बहुत नहीं किए जाते हैं, और ना ही तो हर डॉक्टर गहराई से किसी मरीज की जान करके उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो इन रोगों की पहचान है वो भी सुनिश्चित नहीं हो पाती। कई लोगों की मृत्यु पता भी नहीं चलता कि किन जो है की बीमारियों की वजह से हुई है। इसलिए हमें यहाँ पर प्रयास यह करना होगा कि न सिर्फ समय रहते दुर्लभ रोगों की पहचान की जाए, बल्कि उनका रोकथाम, उनको जो है कि रोका भी जाए। दुर्लभ रोगों के बारे में सामान्य लोगों और चिकित्सकों में भी जानकारी का अभाव पाया जाता है। बहुत से चिकित्सकों के पास दुर्लभ रोगों का समुचित और समयबद्ध इलाज करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। इसलिए दुर्लभ रोगों के बारे में लोगों को, रोगी को, उनके परिवार और चिकित्सकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम उनको बेहतर प्रशिक्षण नहीं देंगे, उनके जो है कि स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारे लिए चुनौती बनी रहेगी। परिभाषित करने की समस्या है कि चूंकि परिभाषित करने का मतलब ये है कि अभी जब हम उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो परिभाषित क्या करें और कैसे हम कहें कि आपको इसका इलाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शोध से जुड़ी भी समस्याएं हैं। शोध में भी पाया गया है कि 30% जो परिभाषाएं हैं वह गंभीरता, बीमारी की गंभीरता को शामिल करती हैं, जबकि हमें यह सोचना होगा कि बीमारी की गंभीरता से ज़्यादा महत्व व्यक्ति के जीवन का है, तो हमें उस पर ध्यान रख के थोड़ा सा शोध को और बढ़ाने की जरूरत है। अब इलाज में क्या होती हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे दवाओं की उपलब्धता की आवश्यकता है, काफी आवश्यक है, ताकि रोग को, किसी भी प्रकार को रोग को कम किया जा सके, मृत्यु दर को रोका जा सके। लेकिन आपको जानकर पता, जैसा कि समझ में ही आया होगा कि ये जो दुर्लभ रोग हैं ये काफी कम लोगों को होते हैं। इसी के लिए इनके लिए कम दवाएं बनती हैं या फिर नहीं बनाई जाती। इसीलिए इन रोगों को अनाथ रोग भी कहा जाता है। अनाथ रोग का मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इनकी दवाएं भी बनती हैं तो उनको हम अनाथ दवाएं कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पहुंच से बाहर हैं, हमारी जानकारी से बाहर होती हैं, क्योंकि ना डॉक्टर और ना ही मरीज या फिर उनके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं होती। हमें इस मुद्दे पर भी क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर अगर हम समझें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में हमें संतुलन स्थापित करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, प्राइमरी लेवल से लेकर जो है कि हाई लेवल तक जो हमारी जो चिकित्सकीय जो हमने प्रयास किए हैं, जो पूरा अभी तक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकें, दुर्लभ रोगों से निपट सकें। चूंकि संसाधनों की सीमितता है, इसलिए धन के आवंटन में दुविधा व्याप्त है। एक तरफ अपेक्षाकृत कम राशि का आवंटन करके बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए अधिक धन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है राज्य के सामने कि आखिर वो किसका उपचार करे। पहले ऐसी सामान्य बीमारी जिसको कुछ कम खर्च करके बहुत से लोगों को ठीक किया जा सकता है, या फिर दुर्लभ बीमारी से रोक रहे। तो इसी में क्राउड फंडिंग का विचार निकल कर आता है, जिसका मैं आगे जिक्र अब करने ही वाला हूं। प्रश्न आएगा कि आगे की राह क्या होना चाहिए। तो दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए हमें वह सभी उपाय अपनाने चाहिए जो कि अभी तक हम नहीं अपना पाए हैं, क्योंकि जो भी अभी उपाय हमने किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। अन्य रोगों की तरह आमतौर पर जो है कि हमने देखा है कि डॉक्टर भी इसके विषय में अनभिज्ञ होते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसलिए हमें यह प्रयास करना होगा कि चाहे डॉक्टर के स्तर पर हो, लोगों के स्तर पर जागरूकता बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया
बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उन सभी जो दवा से जुड़े हुए या मेडिकल से जुड़ी जो चीज़ें जो बनाते हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिससे हम सभी दुर्लभ रोगों को कैटेगराइज कर सकें, उनको परिभाषित कर सकें, उनके लिए हम इलाज ढूंढ सकें। दुर्लभ रोगों में से केवल 5% का ही जो है कि इलाज योग्य है और इस कारण से जो कंपनियां हैं, सरकारें हैं या फिर समाज हमारा है वह ध्यान नहीं देता। इसको हमें इस 5% को हमें 100% में कन्वर्ट करने के लक्ष्य की ओर भी बढ़ना होगा, अन्यथा धीरे धीरे ऐसे ही हजारों बीमारियां हमारे सामने होंगी, जो कि अभी भी हजारों हैं। आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि बहुत सी बीमारियां, अब सोचिए जब ये बीमारियां आनुवंशिक होंगी तो आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, इन बीमारियों के साथ उत्पन्न होगी। इसलिए हमें क्या करना है, एक नई और समावेशी दुर्लभ रोग नीति के लिए, उपचारों का विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समाज के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने वाली नीति पर विचार करना होगा। हाल ही में क्या हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ रोग से पीड़ित 2 बच्चों की सहायता के लिए क्राउड फंडिंग की संभावना का पता लगाने का आदेश दिया है। अर्थात दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा, ये जो 2 बच्चे हैं जो कि क्या है, ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या का सामना कर रहे हैं, इनके लिए आप क्राउड फंडिंग का विचार करो। और यहीं से क्राउड फंडिंग, चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी था, तो इसी से निकल के आया है कि क्या आने वाले समय में हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो दुर्लभ रोग हैं उनसे सामना कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने इस आदेश में, अभी मैं बताऊंगा ये रोग क्या है, इसके विषय में हम जिक्र करेंगे, आप चिंतित मत होइए। तो उच्च न्यायालय ने इसी आदेश में जब उसने कहा कि आप क्राउड फंडिंग के विचार पर या इसकी संभावना पर पता लगाइए, इसी के साथ मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द दुर्लभ लोगों के लिए मसौदा स्वास्थ्य नीति 2020 के कार्यान्वयन को भी अंतिम रूप दे, जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया है। उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि समाज और प्राधिकरणों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों की हर संभव सहायता करें, उनकी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, भले ही उनके जीवित रहने की संभावना कम हो या जीवन की गुणवत्ता के सुधार की संभावना कम हो, लेकिन हमें हर तरह से प्रयास करना होगा। और यहाँ पर कोर्ट ने काफी प्रगतिशील विचार अपनाते हुए यहाँ पर क्या है, मानवता को सबसे ऊपर रखा है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी है क्या। यह दरअसल जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उससे जुड़ी हुई विकृति या कमजोरी है। जो भी व्यक्ति यह क्या होते हैं, जो डीएमडी के शिकार हो जाते हैं, तो उनका आपने देखा होगा उनकी जो मांसपेशियां काफी कमजोर हो पाती हैं, वह झुककर चलते हैं, उनके पैरों में जान नहीं होती और कई तरह की अन्य समस्याएं आती हैं। तो यह है डीएमडी, जिसके विषय में हम अब बात कर रहे हैं। तो यह जो डीएमडी है ये होता है डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन के बदलने या उसकी कमी के कारण। अर्थात किसी भी व्यक्ति में यदि डायस्ट्रोफिन नामक जो प्रोटीन है ये बदल जाए, अर्थात ये अपना रूप चेंज कर ले या फिर इसकी कमी हो जाए, तो उससे क्या होती हैं, जो मांसपेशियां हैं वह क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं और व्यक्ति डीएमडी अर्थात ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार हो जाता है। इसकी कमी से शरीर सभी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता घटती है। और इस प्रोटीन की कमी के कारण जो है, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें दरअसल कसावट नहीं आ पाती और कसावट ना आने की वजह से वह जो मजबूती उसको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। इस जो बीमारी से हृदय की कार्य क्षमता, क्योंकि हृदय का पूरा सिस्टम है उसको आप देखेंगे तो उस पर भी तो क्या है, मांसपेशियां हैं, तो वो हृदय की जो हमारी कार्य क्षमता है वो घटती है। इससे हृदय की समस्या से उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये कार्डियोमायोपैथी में एक बहुत बड़ा रोल डीएमडी का है। देखिए, कोई भी शरीर की मांसपेशी जो भी उसका फंक्शन है वह उस रूप में सही से नहीं चल पाएगा अगर कोई भी व्यक्ति डीएमडी या फिर डायस्ट्रोफिन प्रोटीन का कमी का शिकार है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कार्डियोमायोपैथी का शिकार हो जाता है, तो कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, ये हार्ट फेलियर का कारण बन जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो हार्ट का फंक्शन है वह प्रभावित होता है। ठीक इसी तरह से अगर जो है कि हमारा जो डायफ्राम है वहाँ पर भी मांसपेशियां हैं वो भी क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इससे क्या होती है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है और हमारा जो श्वसन तंत्र है वह क्या हो जाता है, कमजोर
हो जाता है। इसके अलावा पैर और हाथ की जो मांसपेशियां हैं, इनमें भी जब मांस कम होने लगता है तो आपने देखा होगा कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मरीज है, उनका जो मांस है काफ़ी सिकुड़ता चला जाता है, कम होता चला जाता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये काफ़ी घातक बीमारी है। इससे व्यक्ति जो है कि व्हील चेयर पर आता है, कुछ ही दिन में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसके लक्षण लगभग 12 साल के बाद दिखने लगते हैं और कुछ ही सालों में बच्चा या जो भी व्यक्ति है वह क्या होता है, रीढ़ वक्रता का शिकार हो जाता है, व्हील चेयर पर आ जाता है, कठिन जीवन प्रारंभ होता है और मृत्यु का वह जो बीमारी क्या है कारण बन जाती है। विभिन्न मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई खास इलाज नहीं है। इसमें मांसपेशियों में हो रहे क्षय को रोकने का ही हम प्रयास करते हैं। हम उस व्यक्ति को जो है कि विकलांग जो उपकरण हैं उनका ही सहारा देने का प्रयास करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए कई बार ये देखा गया है कि लोग जो है कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, जो है कि ऐसे ही खुले जगहों पर या कहीं छोड़ आते हैं जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। और इसी से कोर्ट ने कहा कि हमें क्राउड फंडिंग के विचार को थोड़ा सा अमल में लाना होगा कि क्या क्राउड फंडिंग के माध्यम से इस प्रकार के जो रोग हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो अब समझते हैं थोड़ा सा क्राउड फंडिंग के विषय। क्राउड फंडिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। क्राउड का मतलब होता है भीड़, हम और आप, और फंडिंग का मतलब होता है वित्त पोषण करना। तो अर्थात क्राउड फंडिंग का अर्थ क्या है, बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों या दानदाताओं के माध्यम से क्या करना, पैसा या पूंजी एकत्रित करना। क्राउड फंडिंग वर्तमान तकनीकी युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने देखा होगा कई बार आप सोशल साइट्स या किसी माध्यम से लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाते हैं और कुछ ही देर में क्या होता है, अपील की कुछ ही देर तक आप तक पता चलता है कि वहां पर आपको सहायता मिलने लगी है। आप जो बैंक अकाउंट वगैरह देते हैं उसमें पैसे मिलने लगते हैं। तो यह जो सोशल साइट्स का क्राउड फंडिंग का ये जो पूरा तरीका है काफी सक्सेस हुआ है, कई लोगों को अब जीवन बचा है। तो समस्या ये है कि क्या इससे हम पूरा क्राउड फंडिंग से ही दुर्लभ रोगों का समाधान कर सकते हैं? तो मेरा साफ साफ उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्राउड फंडिंग में आप खुद सोचिए, आप एक बार, दो बार, चार बार आप फंड जो है कि ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें कई बार जो है कि लोगों का मिसयूज किया जाता है। कई बार ऐसे शिकार लोगों को या फिर ऐसी बीमारी से जो है कि ग्रसित लोगों को आगे करके कोई तीसरा व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा होता है। कई तरह की चुनौतियां, लेकिन फिर भी अगर क्राउड फंडिंग इसमें मददगार साबित हो सकती है, जिस हद तक हो सकती है, हमें जरूर इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। लेकिन यहां पर क्लियर कर दूं कि सिर्फ क्राउड फंडिंग के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति के जीवन के अधिकार की सुरक्षा करें। अगर क्राउड फंडिंग नहीं भी होती है तो भी हमारे पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार के लिए उस तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकें। तो समझते हैं क्राउड फंडिंग का लाभ क्या होगा। इससे क्या होता है, जो त्वरित फंड की आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति हो जाती है और जिससे कोई व्यक्ति जो भी समस्या और चुनौती का सामना कर रहा है, मान लीजिए हॉस्पिटल में है कोई व्यक्ति, उसको लगता है कि ऑपरेशन करा के वो बच सकता है, तो वह अपील कर सकता है। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह से लोगों के ऑथेंटिक सूचनाएं डालकर क्राउड फंडिंग प्राप्त की जा सकती है तो काफी अच्छा विकल्प होगा। साथ ही साथ यह जो क्राउड फंडिंग है या अपनी बात विचार रखने का एक मौका लोगों को देता है और वह बता सकते हैं किस समस्या से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों का जुड़ाव होता है और हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने आगे आता है। और यह जो मदद करने का भाव है यही क्या होता है, नागरिकता का सबसे मूल आधार होता है। धन ट्रांसफर चूंकि क्राउड फंडिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है तो किसी व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। जो जिस मात्रा में वह व्यक्ति सक्षम हो पाता है वह क्या करता है, वह अपना योगदान दे देता है और इस तरह से वह सहज रूप में क्या करता है, ट्रांसफर कर लेता है। कई लोग अपनी पहचान भी छुपाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आसान होता है। मानवीयता और सामाजिकता को क्या होता है, इससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की चुनौतियां भी होंगी और उन चुनौतियां में यही है कि कई बार ऐसी बीमारियों का प्रयोग लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में भी करते हैं। खैर, हमें यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचना है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो है कि रेयर डिजीज के संदर्भ में क्राउड फंडिंग का विचार क्या है, दुर्लभ रोग क्या है, और इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई आंसर लिखें तो इसका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।